हैं सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। कहते हैं वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, और वाकई इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। दुनिया का हर खूबसूरत रिश्ता औरत से जुड़ा है। एक औरत माँ, बहन, बेटी, बीवी, भाभी, गर्ज हर रूप में मुक़द्दस और अपनी मिसाल आप है, और इनको अपनी अहमियत किसी पर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बात मशरिक से लेकर मगरिब तक सभी जानते और समझते हैं कि ख़वातीन ने घर चलाने के साथ साथ तालीम समेत ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की और कामयाबी हासिल की, हर मुश्किल का मुकाबला बासानी किया और माशरे में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई और अपना नाम किया। ख़वातीन की इन्हीं खदमात की वजह से हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और उनको खिराजे तहसीन पेश किया जाता है। पाकिस्तान में भी विमेंस डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है और इस मकसद के लिए खुसूसी तकरीबात, सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। विमेंस डे हर साल पूरी दुनिया में 8 मार्च को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में ख़वातीन अपने मजबूत इरादे और हौसलों से जहां बेशुमार कामयाबियों को अपने दामन में समेट रही हैं, वहीं उन्होंने ये बात भी साबित कर दी है कि कोई भी माशरा इनकी शमूलियत के बगैर अधूरा है और मुल्की तरक्की नामुमकिन है। दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी औरतों ने जिंदगी के हर शोबे में तालीम से लेकर खेल के मैदान और पहाड़ों की तस्खीर से लेकर फजाओं की बुलंदियों को कामयाबी से छुआ और ज़माने भर में अपनी कामयाबी के डंके बजवाए। विमेंस डे पर ख़वातीन के हुकूक पर बात और उनकी खिदमात को सराहा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने ये सारे हुकूक सदियों पहले उनको दे दिए थे, क्योंकि एक बेहतरीन माशरे की तख्लीक और तरबियत में ख़वातीन का अहम किरदार होता है। औरत को आम तौर पे सिन्फ़े नाजुक समझा जाता है और ये ख्याल जहन में रहता है कि ये उस फील्ड में नहीं जा सकती जिनमें मर्द हजरात अपना कैरियर बनाते हैं। और अगर बात की जाए पुलिस डिपार्टमेंट की, तो ये शोबा ज़्यादातर मर्दों के लिए ही तसव्वुर किया जाता है, लेकिन शहला कुरैशी ने एक नई तारीख रकम की और कराची पुलिस डिपार्टमेंट में बहैसियत SP तैनात होकर ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी की और ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया कि औरत अपनी हिम्मत और मेहनत से घर के साथ साथ दीगर जिम्मेदारियां भी कामयाबी से निभा सकती है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं SP शहला से। ये जो महीना है बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए, वैसे तो हर दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक बात की जाए कामयाबी की, तो देखिए कामयाबी मेहनत से और अल्लाह के फजल से हासिल होती है और उसके पीछे माँ बाप की दुआएं ऑब्वियसली होती हैं, उसके बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा काम करें और लोगों के लिए, खल्क के लिए आसानी बांटें और लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करना चाहिए, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चलेगी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊँगी या इस तरह से अल्लाह ताला इतनी बड़ी अचीवमेंट देगा, लेकिन एक अंदर ख्याल था कि कुछ करने का जज्बा था कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत की जाए और उसे इबादत समझ के किया जाए। तो आज अल्लाह ताला ने इस मकाम पर पहुंचाया है, चुना है हमें उन लोगों में से और इस मनसब पे फाइज किया है कि हम लोगों की मदद कर सकें। जैसे जैसे तालीम के स्टेजेस आपके चेंज होते जाते हैं, तो आपका जो विज़न है इल्म हासिल करने के बाद वो चेंज होता रहता है और मतलब कहने का मकसद है वसी से वसी तर होता चला जाता है। तो बचपन में एक ड्रामा देखा करती थी पस्से आईना, उसमें इंस्पेक्टर शहला कुरैशी थी, नाम भी उनका मेरा हम नाम था और वो रुबीना अशरफ साहिबा ने परफॉर्म किया था। तो वो जब मैं स्कूल लाइफ में थी, एट दैट टाइम आई वाज इन क्लास 7 और 8, जब वो ड्रामा आया करता था, STN पे चलता था, तो वो देख के मैं बड़ा इम्प्रेस होती थी। उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती थी और जिस तरह से वो क्रिमिनल्स को अप्रीहेंड करती थी, दैट मोटिवेटेड मी एज़ वेल कि जी पुलिस जो है वो, फिर मैंने जब CSS किया तो मैंने इसको अपनी फ़र्स्ट चॉइस बनाया। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हासिल करना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत तगदो करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है और इस स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ अगर इंसान ये कर ले कि मुझे जो है वो CSS करना है, अगर आप एग्ज़ाम में ना बैठें तो आप कामयाब तो नहीं हो सकते। अगर आपको किसी भी मंजिल को तय करना है, उसका अज़म करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेशन, विल पावर होनी चाहिए। दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन हमें साबित कदमी और हिम्मत और अज़म के साथ कोशिश करनी चाहिए, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। हमारे माशरे के अंदर एक इस्लामी माशरा है और इसके अंदर जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत के हुकूक और फ़राइज़ बताए हैं, शायद ही दुनिया के किसी मज़हब ने बताए हैं। तो अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स, जो इस्लामिक इंजंक्शंस हैं,
उनके दायरे कार में रहते हुए मैं समझती हूँ कि जितनी आज हमारी ईस्ट के अंदर, हमारे माशरे में, इस्लामी माशरे के अंदर औरत को अल्लाह ताला ने आज़ादियाँ दी हैं, शायद ही दुनिया के किसी माशरे ने दी हो। तो उसी के दायरे कार में रहते हुए हमें अपने उसवा हसना पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि जहाँ ख़वातीन को जाने के लिए हमारे मज़हब ने आर समझी हो या पाबंदी लगाई हो। यहाँ तक कि औरत को घर से बाहर निकल कर काम करने पर भी कोई कदगन नहीं है, लेकिन वो इस्लामी दायरे कार में रहते हुए इस्लाम की जो भी टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हुए अगर वो करें तो उसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। देखिए, इखलाक एक बहुत बड़ा वसी सब्जेक्ट है, जो मोरल वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और ये वेरी करती हैं माशरे से माशरे के अंदर। अगर हम देखें कि एक 100 किलोमीटर के बाद जिस तरह ज़बान और कल्चर चेंज होता है, इसी तरह हमारी वैल्यूज़ भी चेंज होती हैं। तो इन वैल्यूज़ को समझने के लिए और उनको देखिए, जो चीज़ आपको बेस्ट सर्व करती है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जो चीज़ आपको अच्छा सर्व नहीं कर रही है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उसे हमें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। अब इस चीज़ को समझने के लिए देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इल्म की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है। तो जब तक औरत को पढ़ाएंगे नहीं, उसमें शऊर उजागर नहीं करेंगे, तब तक वो अपने सही और गलत की तमीज़ नहीं कर पाएगी। अगर मैं बात करूँ आज लेजिस्लेशंस की, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 27 से ज़्यादा GBV लेजिस्लेशंस हो चुकी हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस, और जिसमें ख़वातीन को एक कल्चरल बैरियर्स और वैल्यूज़ के अंदर जकड़ा हुआ है। उसको निकालने के लिए आज हमारे पास बहुत सारी नित नई लेजिस्लेशंस मौजूद हैं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ख़वातीन के लिए जो कुछ लेजिस्लेशंस हुई हुई खुदारा उनको पढ़िए। हम इंटरनेट पे फजूल सर्फिंग कर रहे होते हैं, क्यों नहीं हम अपने राइट्स को जानते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, मर्दों को, सबको इक्वल राइट्स देता है, तालीम के हवाले से भी देता है, हर लिहाज से देता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें जब तक अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स की अवेयरनेस नहीं होगी, या हमारे लिए जो भी हुकूमत वक्त ने जो है वो हाकिम वक्त ने हमारे लिए लेजिस्लेशंस की हुई हैं और इनेक्टेड हो चुकी हैं, मैं समझती हूँ उनकी अवेयरनेस मीडिया के ऊपर भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर चैनल्स होने चाहिए जो कि आगाही बख्शे और लोगों को उनके क़वानीन जो बने हुए हैं हुकूक़ फ़राइज़ से सेंसिटाइज़ करें। औरत जो है एक मरकज़ी किरदार अदा करती है, हम उसको घर के रोल से लेकर चलते हैं। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो किसी भी किरदार में है, वो अपने तौर पर एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। और अगर हम घर से बाहर वर्किंग प्लेस की वुमेन की बात करें, इट इज़ इंडीड अ चैलेंज फॉर देम कि वो घर के काम, वो तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मीट कर रही हैं, और वो डबल चैलेंज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही हैं। वुमेन एमेंसिपेशन जिसे हम कहते हैं, कि औरत जो है वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गई है और वो माशरे के अंदर सर्व भी कर रही है, कम्युनिटी को जो है वो, हमारी इकॉनमी को जो है वो डेवलप करने में अहम किरदार अदा कर रही है। अगर हम मैक्स वेबर का मॉडल देखें, उसने भी विमेन एम्पावरमेंट की बात की। कार्ल मार्क्स की बात करें, उसने भी विमेन एम्पावरमेंट की यही बात की है कि जब तक औरत इकॉनमी को कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, तब तक हम जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। एक माशरा तरक्की वाला माशरा नहीं कहलाएगा जब तक उसकी एक मफलूज, आपने जो पैरालाइज्ड बनाकर औरत का जो सेगमेंट है, लेट से पाकिस्तान में 48% विमेन है और 52% मेल है, मेल पॉपुलेशन है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो अगर 48% पॉपुलेशन में से 3 to 4% वर्किंग वुमेन है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कम है और ये पैरालाइज्ड इकॉनमी है। हम 48% को, मैं ये नहीं कहती कि वो किसी जो है वो की पोजीशन पर बैठकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करें, ज़रूर करें। अगर उनमें ये सलाहियत है और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन एक आम औरत जिसकी तालीम कम है, वो घर में बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है। तो ख़वातीन को चाहिए कि जो उनमें अनलीश्ड पोटेंशियल है, जो उनमें छुपी हुई सलाहियतें हैं, उनको उजागर करें, उनको पॉलिश करें, और वो जो एक्सेप्शनल स्किल्स है ख़वातीन की, जो खुदादाद सलाहियतें हैं, उनको जो है वो रोशनास करें, उनसे ख़ुद को भी और मुआशरे को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तो हर औरत एक भरपूर किरदार अदा कर सकती है, वो जहाँ कहीं पे भी है, जिस प्रिविलेज अनप्रिविलेज सोसाइटी से भी वाबस्ता है। मैं समझती हूँ एक झुग्गी में रहने वाली खातून भी जो है वो हैंडवर्क कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो एक चार दीवारी में या एक अच्छे वेल बिल्ड सोसाइटी में एक स्टेटस जिसको मिला हुआ है, वो औरत क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर सकती? अगर करना चाहे तो औरत बहुत कुछ कर सकती है। मुझको आगे ही पाएगी, लाचार नहीं ताकत
क्या कुछ नहीं कर सकती, वो अपनी लगन और मेहनत से हर फील्ड में अपना नाम बना सकती हैं। हम आज ऐसी ही खूबसूरत खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अदाकारी से लेकर होस्टिंग तक अपने जौहर दिखाए और ये बात साबित कर दी कि औरत एक बेहतरीन माँ, बेटी होने के साथ साथ हर हुनर में यकता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सलमा ज़फ़र, जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं। होस्टिंग के शोबे में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, एक्टिंग भी की है और उसके अलावा जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, शेफ़ भी हैं। इतनी सारी क्वालिटीज़ एक ख़ातून में हों और वो ना सिर्फ घर की ज़िम्मेदारियाँ भी संभाल रही हूँ, बाहर भी जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही हूँ। कितना मुश्किल होता है? क्या घर वालों की सपोर्ट चाहिए होती है? क्या होता है? पहले तो सना आपके तमाम देखने वालों को मेरा सलाम है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और ये मुझे इतना ऑनर करने के लिए बहुत शुक्रिया। मल्टी टैलेंटेड जब ख़ातून को कहा जाता है, जबकि बेसिकली अल्लाह ताला ने उसको जो बनाया है, जो उसकी साख्त है मल्टीटास्क, ये एक ही वक्त में खड़ी हुई, वो माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बीवी के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, दोस्त के रूप में भी है। ये वो सारे काम कर रही होती है एक ही पल के अंदर। एक को क्या क्वेश्चन का आंसर कर रही होती है, दूसरे के लिए क्या बना रही होती है, ये, और वो भागती दौड़ती है, वो कभी थकती नहीं अपने रिश्तों से। तो ये तो अल्लाह ताला ने हमारी साख बनाई है। जहाँ तक टैलेंट की बात है, अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें और आप जान सकें अपनी ज़ात के बारे में, तो ये मेरा ख़्याल है रब का सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा। तो मैं तो तमाम ख़वातीन से ये कहती हूँ, जो हार मान लेती हैं, वो समझती हैं शादियाँ हो गई तो बस सब बच्चे ही पैदा करने और वही संभालने, सपोर्ट नहीं होती। सब ये बात कहते हैं, वाक़यात में सपोर्ट नहीं होती सना, लेकिन सपोर्ट तब तक नहीं होती जब तक आप खुद कुछ करना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, हम हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हार नहीं मानी और मुझे ये चाह थी बहुत ज़्यादा कि मैं कुछ करूं, चाहे अपने घर के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए। तो आपका जो ब्रॉटअप हुआ वो बिल्कुल आपके फादर ने आपको लड़कों की तरह पाला, फिर उसके बाद आपकी शादी हुई, कुछ उस हवाले से बताइए। पहले तो बड़ी आज़ादी थी। हम 2 बहनें, एक भाई हैं। भाई मेरा डाउन सिंड्रोम है और वालिद मेरे बहरीन में रहते थे। अम्मी स्कूल टीचर थी और वो जॉब करती थी, लेकिन यह है कि उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत टाइम दिया। हमारी दोस्ती बहुत थी, हमारे बीच में माँ और बच्चे वाला शायद वो रिश्ता बना ही नहीं, और आगे से मेरे बच्चों के साथ भी नहीं है। वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भर दिया गया था कि दोस्ती होनी चाहिए। मेरी अम्मी का हमेशा यही था कि बच्चे से दोस्ती करो, उसे डराओ मत। तो इस वजह से हम उनके साथ हर बात कर लेते। और मेरा रुझान, कहते हैं ना 2 बेटियां हों तो उसमें से एक वालिद की तरफ होती है, एक माँ की तरफ होती है। तो मेरी बड़ी बहन जो है आयशा, वो अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा उनका गॉसिप सेशन चलता था। मैं वो गॉसिप वाली नहीं थी, और ख़ानदान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं बहुत लाभ वाली थी। मुझे हमेशा सपोर्ट थी मेरे अब्बू की, और वो बहुत ज़्यादा इस अंदाज़ में भी थी कि उन्होंने मुझे बाइक चलाना सिखाई। मैंने पतंगबाजी बहुत की है, पंजाब वाले मुझे जानते हैं और किसी से मैं डरती नहीं थी, कहीं भी खड़े होकर बात कर लेती थी। कोई लड़का है, आदमी है, औरत है, किसी से भी बहस करनी है तो आई एम देयर। लेकिन ये है कि साथ साथ एक सपोर्ट होती है ना। माँ बाप कहते हैं कि आजकल के पेरेंट्स के अंदर है दौड़ बहुत लगी हुई है, बच्चा A ग्रेड स्टूडेंट होना चाहिए। अच्छा, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों एक पेज पे थे, और वो ये थे कि बच्चे को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए बच्चे की सूरत में। अम्मी ने मुझे देखा कि मैं खेलना चाहती थी, और मैंने हर तरह की स्पोर्ट्स की। इवन ये कि आई वाज इंटरमीडिएट बैडमिंटन चैम्पियन जब मेरा टाइम था, और मैं GC में थी गुलबर्ग कॉलेज के अंदर, और उसके अंदर मैंने लॉन टेनिस भी खेला है, क्रिकेट खेला है। चॉय साहब हमारे कोच हुआ करते थे। टेबल टेनिस में सर शहनशाह के साथ खेला करती थी। तो ये मैं, और हैरत की बात यह है कि मैंने तमाम स्पोर्ट्स की। NCC की तो आई वाज बेस्ट शूटर की ट्रॉफ़ीज़ है मेरी। तो मैंने हर चीज़ की, लेकिन उसकी वजह ये सिर्फ ये थी कि अब्बा कहते थे कि अगर तुम एथलीट बनना चाहती तो बनो। बट मेरा एम था कि शायद मैं फ़ौज में चली जाऊँ, बस वो नहीं हो सका, बाकी सब कुछ हो गया। चीज़ें बहुत एकदम चेंज भी हुई। बड़ी बहन मेरी काफ़ी शायर थी, वो नहीं घर से बाहर जाती थी, लेकिन ये कि जब शादी हुई तो वो मर्दों वाला घर था, और वहाँ ख़वातीन की ज़्यादा नहीं चलती थी, और वहाँ खामोशी थी औरतों के लिए बहुत ज़्यादा। उनका काम सिर्फ ये था कि बच्चे पैदा कर लें, घर संभाल लें, मेहमानदारी कर लें। बट मेरे जो ससुर थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सबसे पहले तो FSC करके मैं जब आई तो अब्बू ने ही मुझे कहा था कि बेटा आप BSc कर लो। तब उन दिनों ये था कि मुझे वापस पंजाब जाके पेपर्स देने थे, लेकिन उन्होंने मुझे हर्ब्स का सर्टिफिकेट कोर्स करवाया, PMI डायरेक्टर्स का कोर्स करवाया। कर लो कुछ नहीं होता, बच्चे भी पल जाएंगे, सारा कुछ। उसमें मुझे फैमिली की ये सपोर्ट थी, मेरी जेठानी की ये सपोर्ट थी कि मेरे बच्चे वो देखती। जब मैंने ये दोनों कोर्सेज़ कर लिए
तो उसके बाद खामोशी बहुत गहरी होती है, क्योंकि आदमी कभी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उससे 2 कदम आगे चलना शुरू कर दे और हर जगह उसका नाम आना शुरू हुई। इस जगह से मैंने बहुत मार खाई, चाहे वो किसी के कॉम्प्लेक्सेस थे, चाहे वो कहते हैं ना कि सेल्फ स्ट्रीम उनकी टूट रही थी। तो मुझे काफ़ी इस तरह कर दिया गया कि मैं इतनी खामोश हो गई कि मैं घर से बाहर नहीं जाती। और वो जो एकदम कॉन्फिडेंस का बूस्ट जो मेरे ससुर की वजह से मेरे में आया था, वो मैं कहीं शेडो कर गई और मैं छुप गई। शेफ़ की डिग्री मैंने YTI से हासिल की थी। मैं जब US गई थी तो मैं वहाँ पढ़ भी रही थी साथ साथ, और जब मैं यहाँ पर वापस आई तो मैंने चोरी लोगों को बताए बगैर केक्स बना कर किसी और के नाम से बेचने शुरू किए। ये मेरा सबसे पहला काम था। फिर मैंने इवेंट्स कराने शुरू किए, मतलब बहुत से लोगों की शादियाँ, स्टेज डिज़ाइंस करने शुरू किए। बस वो करते करते फिर पैकेजिंग की कंपनी के साथ मेरी बात हो गई। मैं अकेली अपने एक लड़के के काम वाले लड़के के साथ जाके पूरा घर पैक करती थी। आई डिड एवरीथिंग। मैंने किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा। ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से आप क्या कहेंगी? औरत को आज़ादी हमेशा चाहिए, लेकिन वो पीछे पलट कर देखती है अपने आदमी की तरफ, अपने महरम की तरफ, अपने साहिबा की तरफ कि ये मुझे देख भी रहा है या नहीं। ये तमाम मेरी बहनें अगर सच्चाई के साथ इस बात का जवाब दे सकें, सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर, तो वो सब ये कह सकेंगी आपकी तैयारी, आपकी खूबसूरती किसी मायने में नहीं आती, आपका करियर किसी मायने में नहीं आता जब उसको सराहने वाला आपके पास नहीं। और ये जो आजकल जो औरत मार्च है, इस पे आप क्या कहेंगी, जिसमें हम मुख्तलिफ बैनर्स देखते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जुमले लिखे होते हैं? कि मुझे लगता ही नहीं है कि औरत के पास आज़ादी नहीं है, क्योंकि मैं शहर की औरत हूँ, पढ़ी लिखी औरत हूँ। हाँ, मैंने खुद अपनी कदर नहीं की। मैं एक सेंटेंस ज़रूर इसमें कहूँगी, औरत की नाकदरी ज़रूर होती है, लेकिन नाकदरी मर्द की भी होती है। उस शख्स की नाकदरी होती है जो अपनी कदर खुद नहीं करता। exactly. आप पहले अपनी इज्जत करना सीखेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत करेगा, चाहे वो मर्द है और चाहे ये औरत है, दोनों के लिए ये लागू होता है। ज़रूरत कहाँ पड़ती है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की। आपको बराबरी चाहिए, किस चीज़ में बराबरी चाहिए? मर्द को चाहिए था औरत को इंसान समझे, उसका एहसास करे, ये बराबरी थी। उसके ज़ोर बाजू पे यकीन मत रखे कि वो कितना कमाती है, उसके करियर की तरफ मत देखे, हमें सिर्फ इंसान समझे और एहसास करे। एट द सेम टाइम औरत जब बराबरी मांगती है तो उसका भी काम बनता है मर्द को इंसान समझे। पाकिस्तान में ख़वातीन को हर किस्म के सियासी, समाजी, कानूनी और मजहबी हुकूक दिए गए हैं और माशरे में उनकी इज्जत और हुर्मत का खुसूसी ख्याल रखा गया है। ज़िंदगी के हर मैदान में ये दुनिया की दीगर कामयाब ख़वातीन की तरह अपना लोहा मनवा चुकी हैं और साथ साथ अपनी घरेलू जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे आलिया सारिम से, जिन्होंने अपनी खूबसूरत शख्सियत और अच्छे कामों से दूसरों की ज़िंदगी को भी संवारा, बल्कि अपनी फील्ड में भी नुमायां कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। आलिया भाभी, विमेंस डे के हवाले से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज आप एक कामयाब औरत हैं, तो उसके पीछे किसका हाथ है? मेरे पीछे सबसे पहले तो मेरे बाप का, जो जब तक हयात रहे उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। बहुत छोटी थी मैं जब चले गई दुनिया से, लेकिन मुझे आज भी वो कॉन्फिडेंस याद है, बाप का कॉन्फिडेंस। जब मैं स्कूल से आती थी तो उन्हें सारी रुदात सुनाती थी, एक एक जुमला उनको मैं बताती थी, आज किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, और बड़े सब्र से और तहम्मुल से सुनते थे। वो अपना पढ़ रहे होते, उन्हें लिटरेचर का बड़ा शौक़ था, तो पढ़ रहे होते थे। अब मुझे अंदाज़ा होता है कि पता नहीं शायद वो सब हर बात सुन भी रहे थे या नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कि वो सुन रहे हैं, और वो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती थी इतने माहिर थे कि वहाँ मुझे जवाब भी दे दिया करते थे। वो कॉन्फिडेंस मेरे दिल में कि मेरा बाप मेरे लिए है, ये मैंने इसलिए बात की है कि बाप का नाम, बाप की शनाख्त बहुत ज़रूरी होती है। आजकल हमारी सोसाइटी में इसकी इम्पोर्टेंस पर बात नहीं की जानी चाहिए। अब्बा गए तो रोल आया मेरी वालदा का। मेरी वालदा ने बहुत प्यार से मुझे पाला, और मैं अपनी वालदा को एक बात का क्रेडिट देना चाहूँगी। और जो लोगों को मेरी गुफ्तगू में लगता है कि मैं माँ के रोल पे बहुत, क्योंकि माँ ने मेरे लिए बहुत किया, मेरी माँ ने बहुत कुर्बानियाँ दी और हमें पाला। पैसों की कोई कमी नहीं थी, स्टेटस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने आप को दुनिया से महफूज रख के अपनी जवान बच्चियों को पालना एक बड़ी बात थी जो मेरी माँ ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चैप्टर क्लोज हुआ मेरी ज़िंदगी में। सारिम साहब आई या मैं उनकी ज़िंदगी में आई, अल्लाह ने वो सारी चीज़ें जो माँ की दुआएं थी, तरबियत थी, वो यहाँ रंग लाई। मैंने को एजुकेशन में पढ़ा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि को एजुकेशन में मुझे कभी कोई एतराज़ या ऑब्जेक्शन नहीं होता। मैंने शादी वहीं की जहाँ मेरी माँ ने चाहा। सारी ज़िंदगी उन लड़कों के साथ पढ़ने के बावजूद मुझे वो सिर्फ क्लास फेलो लगते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगते थे।
कंपटीशन करती थी, कंपटीशन में वो मुझसे हारते थे और मुझे वो भी अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये फील नहीं होता था कि लड़के हैं तो मैं लड़कों को हरा दूँ, नहीं, बस मैं अच्छा परफॉर्म करूँ तो मुझे मेरिट पे अच्छा लगता था। सारिन साहब जब ज़िंदगी में आए तो मेरी खुशनसीबी, वो एक ऐसा काम कर रहे थे कि जिससे सबको फ़ायदा होता है। वो तो एक शमा की मानंद थे। शुरू के कुछ टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझे अपने साथ काम में शामिल कर लिया। तो जो औरतें सिर्फ मुझे सुन रही हैं वो जान लें कि अगर मियाँ साथ शामिल हो जाए तो आपके काम को 4 चांद लग जाते हैं और आपको फिर पूरी दुनिया को जीतने में या फतह करने में कोई मुश्किल नहीं होती अगर पीछे बाप खड़ा हो जाए या शौहर खड़ा हो जाए। फिर सारिन साहब ने मुझे सपोर्ट किया। लोग कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने एक महाजराई देख ली है कि मर्द जो है वो औरत को ज़ेर करना चाह रहा है या औरत मर्द को ज़ेर करना चाहती है। किसी ने किसी को ज़ेर करना ही नहीं, सबकी अपनी जगह है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मैं उन पर डिपेंडेंट हूँ और उनका एक पूरा घर चलता है। मैं माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जितनी सपोर्ट मुझे ज़िंदगी में मेरी माँ ने दी है, उससे कहीं ज़्यादा सपोर्ट मेरी सास ने मुझे ज़िंदगी में दी। शादी से पहले कभी सोचा था कि मैं इस तरह का काम करूंगी और इस फील्ड में आऊंगी, लोगों की मदद करूंगी? मुझे बस ये अंदाज़ा था कि मैं लोगों की मदद करना, क्यों, मैंने तो खुद ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने कहा लोग समझते हैं कि पैसा मेन चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग समझते हैं स्टेटस मेन चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वो एक तकलीफ़ देखी थी कि मेरे अगर वालिद हयात नहीं थे तो कमी में महसूस करती थी, और वो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। वो अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेन किया, क्योंकि अब जिनके पास रिश्ते नहीं होते, मैं उनको जिस अंदाज में रिश्ते देती हूँ, शायद मैं अपने बचपन की उस कमी को फिर वहाँ पूरा भी कर रही होती हूँ, या मैं उस दर्द को बहुत आसानी से महसूस कर लेती हूँ जो दर्द मैंने कभी बचपन में महसूस किया होगा। और अंदाज़ा नहीं था, लेकिन एक चीज़ मेरी दुआओं में बहुत शामिल थी। बच्चों की मासूम दुआएं होती हैं, मेरी भी ऐसी थी। मैं कहती थी, मुझे नेकी का एक अंदाज़ा था, मैं कहती थी अल्लाह ताला आप मुझसे कुछ नेक काम करवा लीजिए, आप मुझसे कुछ अच्छा करवा लीजिए। गो कि अगर मैं समझूँ बहुत सीधी सीधी चलती थी, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या इवन जब जॉब भी की है तो पैसे भी सारी अम्मी के पास होने, उसी तरह की मैं बच्ची थी। लेकिन मुझे कुछ और थी, कुछ हुड़क अंदर थी कि कोई नेकी कुछ करना है, और कुछ में अपनी ज़िंदगी बनाने का नहीं, ये था कोई नेकी करनी है, कोई ऐसा काम करना है कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी सिलेक्शन कहाँ होगी, अल्लाह मुझे कहाँ बिठाएगा। वो मैं शुक्रिया अदा करूँगी अल्लाह ताला को, और मैं सारिम साहब को भी। रोज़ाना की तादाद में मुख्तलिफ ख़वातीन आती हैं, उनके मुख्तलिफ मसले होते हैं, जब आप सुनती हैं तो फिर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को हुकूक नहीं मिल रहे? देखिए, मर्दों ने जुल्म सितम किए तो हैं, ये मेरे वो मर्द भाई, मैं ये कहूँगी कि अगर मैं शौहर से कहूँगी कि तुम बीवी पे जुल्म कर रहे हो तो कहेगा नहीं मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं अगर उसकी बहन की बात करूँगी ना, वो फ़ौरन अपनी बहन और बेटी के लिए मेंशन करना शुरू कर देगा कि मेरी बहन को ये सहूलत होनी चाहिए, मेरी बेटी को। तो मर्द के भी अलग अलग ज़ाहिर रिश्ते होते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन क्योंकि फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो आज भी मेरे यहाँ का मर्द, उस पर ये पाबंदी है कि वो कमा कर लाएगा और अपने घर वालों का नान नफ़्का पूरा करेगा, बीवी का, बच्चों का, माँ बाप का। हम फंसते कहाँ हैं? हम फंसते उस जगह जब औरत इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती है ना, तो उसको इंसाफ नहीं मिलता। वुमेंस डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, और औरत मार्च के हवाले से आपकी क्या राय है? मार्च में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जिस शख्स का जो कानूनी हक है वो उसको मिलना चाहिए। जब मर्दों को है, मजदूरों को है, सबको है, सियासी लोगों को है, तो औरत को भी होना चाहिए। लेकिन उस मार्च के पीछे जो मकसद होता है, जो सोच होती है, उसको मार्च से पहले एड्रेस कीजिए आप। पहले हमारी औरतें फाइट करती थी, अब वो फ्लाइट, आपने सुना ना, फाइट और फ्लाइट, अब फ्लाइट वाली कहानी है। फाइट कर चुकी हैं, फाइट करके अब वो इतने अच्छे मकाम पर पहुंच गई हैं हमारी औरतें कि अब वो बोलती हैं, अब वो बात करती हैं, अब पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है। इवन मेरे मुल्क में भी उन्हें बात करने की बहुत आज़ादी है, तभी आज ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं तो उन भाइयों को जानती हूँ जो अपनी शादियाँ उस वक्त तक नहीं करते जब तक बहनों की शादी ना हो जाए। मैं उस भाइयों को जानती हूँ जब तक बहन अगर वर्क प्लेस पे जाती है, काम करती है, जब तक घर वापस ना आ जाए वो दरवाज़ा नहीं बंद करते। मैं उन्हें भी जानती हूँ जो वापस लेकर आते हैं। औरत एक पॉजिटिव शख्सियत होती है, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। आज अगर माशरे में कोई मुश्किलात भी है ना, तो बस सिर्फ एक बात जो भी मैं कहने वाली हूँ अपने जहन में रखें, उसके दिल को सुकून आ जाएगा। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आने वाले कल में, हर पल हर कमल में मुझको आके ही पाएगी।
खवातीन हर फील्ड में मर्दों के साथ शाना बशाना काम कर रही हैं। मेडिकल के शोबे में डॉक्टर सीमी जमाली का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये मुल्क की उन गिनी चुनी कामयाब खवातीन में से एक है जिनका नाम अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो ने इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर शामिल किया, जिसमें दुनिया भर से कोरोना वबा के दौरान काम करने वाले बहादुर तिब्बी अमले को ग्लोबल हीरोज करार दिया गया। इसके अलावा जिन्ना अस्पताल कराची में 33 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी। कई आलमी अवार्ड्स हासिल करने के अलावा पाकिस्तान के आला एजाज, तमगा इम्तियाज और विमेन अचीवमेंट अवार्ड भी अपने नाम किया और साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी निभाकर साबित किया कि अगर औरत चाहे तो दुनिया अपने मजबूत इरादों के बल पर पता कर सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हम डॉक्टर सीमी जमाली के घर पे मौजूद हैं। आइए आपसे उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू सो मच। बहुत सी खवातीन के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, बहुत से लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। कैसा स्ट्रगल था, बचपन कैसा था, जो आपने सोचा था बचपन से मैं बनना चाहती हूँ, आप वही बनी? देखिए सना, हर इंसान की कहानी बड़ी मुख्तलिफ होती है। जैसा लगता है ये एक दिन का काम नहीं होता, ये बड़ी मुशक्क़त का काम होता है और बड़े साल लगते हैं इसमें। ज़िंदगी के 3 डेकेड्स मैंने इस काम में गुजारे हैं। बचपन तो मेरा बहुत ही मुख्तलिफ था। मैं लाहौर में पैदा हुई थी, मिडिल ऑफ द 3 सिबलिंग्स, और मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी तीनों बहनें ही डॉक्टर्स बनती, लेकिन तीनों में से 2 डॉक्टर्स बन गई और एक जो थी मेरी बहन, शी वाज मोर लाइक अ होम मेकर, सीने परोने से, और होम इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट थी और उनको इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौक़ था। लेकिन मुझे, और मैं अपने घर में टॉम बॉय हुआ करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन जो थे, हम दोनों बहुत हमारी आपस में बनती भी थी और दोनों ने एक साथ ही ये प्रोफेशन चूज़ किया था। और हालांकि जब आदमी बड़ा हो रहा होता है तो इरादे बदल जाते हैं, लेकिन फिर हम काफ़ी स्टेबल रहे इस बात पे कि हमने मेडिसिन ही करनी है। तो दोनों जो थे हम डॉक्टर्स बन गए। और मैंने इट वाज क्वाइट अ थिंग टास्क, अपहिल टास्क, क्योंकि मैं नवाबशाह मेडिकल कॉलेज में चली गई थी और मेरी जो छोटी बहन थी वो हैदराबाद में से उसने ग्रेजुएट किया है। बट हैविंग सेड दैट, बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी। इस रास्ते में बड़े कठिन मराहिल आए, लेकिन बहरहाल आपके सामने हूँ। और फिर जब कमीशन का इम्तहान होता है, मेरे वालिद साहब का भी बड़ा इसमें रोल है कि उन्होंने बहुत कोशिश की थी और चाहते थे कि किसी तरह मैं पब्लिक सेक्टर में काम करूं। सो मैंने 3 जगह इम्तहान दिया था, एक खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के लिए, एक NICVD के लिए और एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं तीनों इम्तहानों में अल्लाह के करने से पास हो गई और फिर मैंने फेडरल कमीशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पर्पस जो था, मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं वो काम करूं जिसमें कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। जो दूसरे हॉस्पिटल्स थे, पेइंग हॉस्पिटल्स, उसमें काम करने में मुझे इतना कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था और मैं इसलिए आई सेट अ गोल इन माई लाइफ, और मैं समझती थी कि वो गोल्स अचीव करने के लिए बहुत जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। और मैं एक जूनियर मेडिकल ऑफिसर से आई रिटायर्ड एट द पोजीशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ JPMC। उससे थोड़ा सा हम आगे आते हैं। शादी हुई, फिर घरेलू जिम्मेदारियां भी हुई, फिर उसके साथ ये तमाम चीज़ें मैनेज करना। देखिए, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं इस किस्म के जब आप प्रोफेशन को चूज़ करते हैं। ये भी होता है कि ख़वातीन जो हैं या लड़कियां जो हैं आमतौर पे हाउस जॉब करके घर बैठ जाती हैं और प्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर, सोशल प्रेशर्स होते हैं, ससुराल वालों के प्रेशर्स होते हैं, कुछ खुद भी काम करना नहीं चाहती। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने सोचा था कि हमारी मुल्क ने हम पर इतना एक्सपेंडिचर किया है, इतना हमारा नेशनल एक्सचेकर का लॉस होता है अगर हम काम ना करें और घर पे ये डिग्री लेके बैठ जाएं। फिर शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बिल्कुल दे गुड चिल्ड्रन, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई में भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया और एक बच्चा मेरा भी पढ़ रहा है। बड़ा वाला बेटा मेरा जो है उसने बिज़नेस स्टडीज़ में कनाडा से ग्रेजुएशन कर ली है।
सो आई थिंक घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने बड़ा काम किया है। एंड आई थिंक कि जब आदमी एक गोल सेट कर ले और एक टारगेट हो आपके दिल में, तो फिर आपको उसको अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता। आपको लगता है कि इसके बाद आपके हस्बैंड की भी सपोर्ट आपको थी? जी, बहुत सपोर्ट थी, क्योंकि ज़िंदगी का जो दारोमदार है ना, आपकी फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, कभी इस बात पर गुस्सा नहीं हुए कि दिन हो रात हो हर वक्त अस्पताल में भागे भागे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जिस वक्त इमरजेंसी में काम किया है, उस वक्त कराची सिटी बड़े टर्मोइल में थी और बहुत सारे राइट्स होते थे यहाँ पर। कभी लाइक रिलीजियस राइट्स होते थे, एथनिक राइट्स थे, लसानी फसादात थे, बहुत कुछ होता रहा यहाँ पर। और तमाम चीज़ें आप क्योंकि वहाँ इमरजेंसी में होती थी, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो आम तौर पर हो जाते थे, जो मेजर एक्सीडेंट्स होते थे। मैं छोटे मोटे 1-2 एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रही, बल्कि मेजर एक्सीडेंट्स हुए। इन चीज़ों के साथ साथ आप मीडिया को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती थी। अच्छा, मैं बड़ी मीडिया सैवी पर्सन थी। मेरा ख्याल हमेशा से होता था कि उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, और अगर आप उनको बर वक्त इन्फॉर्मेशन ना दें तो उसमें काफ़ी चपकलिश हो जाती है मीडिया की भी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। और मेरा ख्याल है मेरे ये करने के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे अस्पताल हैं जो उनको बर वक्त इन्फॉर्मेशन दे भी देते हैं, क्योंकि सिवाय चंद लोगों के। लेकिन इन्फॉर्मेशन देने का मतलब लोगों की प्राइवेसी में भी हम मुदाखलत नहीं करते, और हम उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है। बिकॉज़ मीडिया का एक बड़ा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप उनको बर वक्त सही इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन चला देंगे, या फिर ये कि ऐसा कर लेते हैं वो कि अपनी मर्ज़ी से चला देंगे। सो आई थिंक मीडिया जो था उनको मेरे पर बड़ा ट्रस्ट था, और मैं कभी उनको लेट डाउन नहीं किया। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, बहुत सराहा भी गया। ख़वातीन को क्या कहना चाहती हैं जो ज़रा सी परेशानी आने पर या मुश्किलात का सामना नहीं कर पाती, उनको क्या मैसेज देंगी? देखिए, आई एम लिविंग एग्जाम्पल। परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, ये नहीं कि ख़वातीन और मर्दों की ज़िंदगी में नहीं आती, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। लेकिन अगर आप हिम्मत से, हौसले से अपने आप को सर बुलंद रखें, उस वक्त आप कन्फ्यूजन में, पैनिक में मत आएँ, बल्कि अपने आप को साबित कदम रखें तो अल्लाह मियाँ गुजार देता है। मुश्किलात हमेशा सारी उम्र नहीं रहती। हमने ये देखा कि विमेंस डे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता गया। औरत मार्च हमने देखी जिसमें मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर ख़वातीन जो है वो मुख्तलिफ मुतालबात और तकाज़े कर रही हैं। उस हवाले से आपका क्या कहना है? ख़वातीन की और मर्दों की जगह अपना अपना मकाम है हर एक का, और ये गाड़ी के 2 पहिए हैं जो साथ साथ ही चलते हैं, और ना ख़वातीन का मर्दों के बग़ैर गुजारा होता है, ना मर्दों का ख़वातीन के बग़ैर होता है। तो भी एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन वो डिस्टेंस रखना चाहिए। औरत मार्च का नाम ही गलत दे दिया। असल में मर्दों के भी दिन होते हैं, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, वुमेंस डे होता है। बहुत अच्छी बात है कि वुमेंस डे हो, एक औरतों को थोड़ा सा खुद एतमादी का दिन होता है उनके लिए, लेकिन उसमें इस तरह की बातें कि लोगों की दिल आज़ारी हो, मेरे ख्याल से ये बातें ठीक नहीं हैं। पाकिस्तान में औरतों को तमाम हुकूक दिए गए हैं जो किसी भी तरक्की याफ्ता माशरे में ख़वातीन को हासिल हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन ने भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों से ये बात पूरी दुनिया पर साबित की कि विमेंस डे मनाने का मकसद औरतों को खिराजे तहसीन पेश करना है, चाहे वो कोई आम औरत ही क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने ख़ानदान की मजबूत कड़ी है जिससे पूरा घर जुड़ा होता है। पाकिस्तानी माशरे की अपनी मशरकी रिवायात हैं जिनमें हमारा कल्चर और मज़हब दोनों झलकता है। इसीलिए औरत को घर की इज्जत और वक़ार करार दिया गया है, जिसको उन्होंने साबित भी किया। वुमेंस डे मनाने के हवाले से हर एक का एक अपना अलग मौक़िफ़ है जिसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि शख्सी आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। क्या सही है क्या गलत है ये हमको खुद तय करना है, लेकिन मशरकी माशरे की रिवायतों को हम किसी तौर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन्हीं के साथ हमको आगे बढ़ना है। हम भी अपने प्रोग्राम सच का सफ़र की पूरी टीम के साथ पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।